मिलेनियम भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों। महाअष्टमी के पावन मौके पर सीआर पार्क पहुंचे पीएम मोदी, लिया मां दुर्गा का आशीर्वाद। पंजाब के बाढ़ प्रभावितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी मोदी सरकार, अमित शाह। चेन्नई थर्मल पावर प्लांट में बड़ा हादसा, 30 फीट ऊपर से गिरा आर्च, दबकर 9 मजदूरों की मौत। बिहार में आ गई फाइनल वोटर लिस्ट, एसआईआर के बाद अब 7.42 करोड़ मतदाता, जानिए बड़ी डिटेल्स। तीनों सेनाओं की संयुक्त शक्ति ही है जीत की गारंटी, राजनाथ सिंह। बिहार को मिली बड़ी सौगात, नवादा पावापुरी रेल लाइन को मंजूरी, जाने क्या क्या होगा फायदा। अभी हमारे पैर पर गिरे हुए थे तेज प्रताप का बीजेपी में वापस लौटे पवन सिंह पर बड़ा हमला। बाजार में अचानक जोरदार उछाल, दिग्गज शेयरों ने दिखाई मजबूती, सेंसेक्स 800 अंक चढ़ा। अब ट्रेन से भूटान जा सकेंगे, रेल मंत्री ने 2 शहरों तक रेल पहुंचाने का किया ऐलान। एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश ने दी गर्मी और उमस से राहत। 3 से 4 दिन में शांति प्रस्ताव स्वीकार करो वरना, ट्रंप ने दी हमास को कड़ी चेतावनी। एटा में जबरदस्त धमाका, 13 की मौत, पाकिस्तान फौज की गाड़ी को बनाया निशाना, देखिए वीडियो। इंडोनेशिया स्कूल हादसा, 12 घंटे बाद भी 65 बच्चे मलबे में दबे, बाहर निकालना बड़ी चुनौती, पहुंचाया जा रहा ऑक्सीजन और पानी। दुर्गा पूजा में साथ दिखी काजोल, रानी और ट्विंकल, यूजर्स कर रहे एक्ट्रेस के संस्कारों की तारीफ। फेंकना बंद करो तान्या मित्तल, बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट्स पर राखी सावंत ने कसा तंज। चलिए विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाअष्टमी के मौके पर दक्षिणी दिल्ली के सीआर पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच देवी की आराधना की। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र के प्रतिष्ठित कालीबाड़ी में आरती भी की और पारंपरिक बंगाली संस्कृति के अनुसार आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। मोदी ने बाद में सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दुर्गा पूजा समारोह समाज में एकता और सांस्कृतिक जीवंतता की भावना को दर्शाता है। सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, आज महाअष्टमी के पावन अवसर पर मैं दुर्गा पूजा समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली के चितरंजन पार्क गया। चितरंजन पार्क बंगाली संस्कृति से अपने गहरे जुड़ाव के लिए जाना जाता है। यह समारोह वास्तव में हमारे समाज में एकता और सांस्कृतिक जीवंतता की भावना को दर्शाता है। मैंने सभी की खुशी और कल्याण के लिए प्रार्थना की। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर दक्षिणी दिल्ली के इलाकों में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और कई मार्गों पर यातायात परामर्श जारी किए गए थे। मिनी बंगाल सीआर पार्क, चितरंजन पार्क को दिल्ली का मिनी बंगाल भी कहा जाता है। ये जगह अपने दुर्गा पूजा समारोह के लिए खास तौर पर मशहूर है। ये इलाका जीवंत पंडालों, खाने पीने के स्टॉलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजा रहता है। इस उत्सव को देखने के लिए न सिर्फ शहर बल्कि बाहर से भी हजारों पर्यटक आते हैं। पिछले काफी सालों से नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। इस दौरान वो कठोर नियमों का पालन करते हैं। कुछ महीनों पहले अमेरिकी पॉप स्टार लेकिन फ्रीडमैक्स से खास बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने नवरात्रि का जिक्र किया था। उन्होंने उस दौरान उपवास के अपने अनुभव के साथ साथ इसकी प्रक्रिया और फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। साथ ही उन्होंने नवरात्रि के दौरान रखने वाले एक फल वाले नियम के बारे में भी बताया। चलिए हम आपको बताते हैं उनका पॉडकास्ट के दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार पंजाब के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार शाम नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें हाल ही में आई बाढ़ से राज्य में हुए नुकसान की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने आपदा राहत एवं पुनर्वास के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग भी की। पीएम मोदी कर चुके हैं बाढ़ग्रस्त पंजाब का दौरा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री
मंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF में पंजाब सरकार के पास 12,589.59 करोड़ की पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, जिसका उपयोग भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और पुनर्वास कार्यों के लिए किया जा सकता है। पीएम मोदी ने 9 सितंबर को पंजाब का दौरा कर बाढ़ की स्थिति और नुकसान का जायजा लिया था। 1600 करोड़ की वित्तीय सहायता की मदद प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1600 करोड़ की वित्तीय सहायता में से 805 करोड़, जिसमें NHAI द्वारा स्वीकृत 170 करोड़ भी शामिल हैं, विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकार और लाभार्थियों को पहले ही जारी किए जा चुके हैं। शेष राशि राज्य से संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर जारी की जाएगी। बिना किसी औपचारिक ज्ञापन की प्रतीक्षा किए केंद्र सरकार ने 1 सितंबर को एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल IMCT का गठन किया था। इस दल ने 3 से 6 सितंबर तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर मौके पर नुकसान का आकलन किया। राज्य सरकार की ओर से अभी तक ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी तक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया है। ज्ञापन प्राप्त होने के बाद उस पर भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार आजीविका और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचों की बहाली के लिए एक रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना तैयार कर सकती है। गृह मंत्रालय ने SDRF और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF के तहत रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग विंडो के लिए 14 अगस्त 2025 को दिशा निर्देश जारी किए थे। इन दिशा निर्देशों के अनुसार किसी गंभीर आपदा के बाद राज्य सरकार को SDMA NDMA के परामर्श से पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट PNDA करना होता है। तमिलनाडु के नॉर्थ चेन्नई में मंगलवार को एक थर्मल पावर प्लांट में निर्माणाधीन आर्च गिर गया, जिसमें दबकर 9 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। ये दर्दनाक हादसा थिरुवल्लुर जिले के पौनेरी के पास वायलूर में बन रहे पावर प्लांट में हुआ। असम के रहने वाले थे मृतक मजदूर। बताया जा रहा है कि इमारत की 4थी मंजिल पर जब 30 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे तभी यह हादसा हो गया। मृतकों में ज्यादातर मजदूर असम के बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर बचाव और राहत का काम जारी है। हादसा उस समय हुआ जब निर्माण के दौरान लगभग 30 फीट की ऊंचाई पर एक बड़े आर्च स्ट्रक्चर पर मजदूर काम कर रहे थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं होने के चलते मचान गिर गया और मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। उनके शवों को स्टैनली अस्पताल ले जाया गया है। एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है। तमिलनाडु सरकार का 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान। इस घटना पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। मुझे यह समाचार सुनकर गहरा दुख हुआ कि एन्नौर में भेल कंपनी द्वारा बनाए जा रहे बिजली संयंत्र के निर्माण कार्य के दौरान हुई दुर्घटना में असम राज्य के 9 श्रमिकों की मृत्यु हो गई है। मैं उन सभी के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। मैंने मंत्री और अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर जाकर राहत कार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने आगे लिखा, मैंने ये भी आदेश दिया है कि मृतक श्रमिकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके शवों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के उपाय किए जाएं। केंद्र सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख का मुआवजा। गृह मंत्री प्रधानमंत्री मोदी के भी हादसे पर हुई मौत पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। बिहार में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अंतिम मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है। इस बार पिछली बार के मुकाबले 18 लाख मतदाता बढ़े हैं। पटना जिले में 1,63,600 मतदाता बढ़े हैं, जबकि मुजफ्फरपुर जिले में इस बार 88,108 वोटर बढ़े हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में सुधार, नए नाम जोड़ने और आपत्तियों की सुनवाई की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सूची सामने आई है। बिहार में चुनाव से पहले SIR एक बड़ा कदम है। अंतिम मतदाता सूची के बाद बिहार में 7,41,92,357 मतदाता शामिल हैं। इनमें 3,92,07,000 पुरुष और 3,49,82,828 महिलाएं शामिल हैं और 1,725 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। दावा आपत्ति के दौरान 3,66,742 मतदाता के नाम काटे गए। इस दौरान 21,53,343 मतदाताओं के नाम जोड़े गए। 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या 14,01,150 है। 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 4,03,900
985 है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 7,20,709 है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत के निर्वाचन आयोग को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। उन्होंने लिखा, विशेष गहन पुनरीक्षण के आलोक में अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित कर दी गई है। लोग संबंधित लिंक पर क्लिक करके अपना नाम देख सकते हैं। बिहार में एसआईआर से पहले 7.89 करोड़ वोटर थे। एसआईआर के बाद अब 7.42 करोड़ वोटर रह गए हैं। कुल 65 लाख वोटरों के नाम कटे हैं। पटना जिले में 1,63,600 मतदाता बड़े हैं। ड्राफ्ट रोल में 46,51,000 मतदाताओं के नाम थे, जबकि फाइनल रोल में 15,694 मतदाताओं के नाम हैं। मुजफ्फरपुर जिले में इस बार 88,108 वोटर बड़े हैं। 1 अगस्त के ड्राफ्ट रोल में 32,03,370 वोटर थे, जो अब 32,91,478 हो गए हैं। मुजफ्फर जिले के अलग अलग विधानसभा के ड्राफ्ट रोल के मुकाबले बढ़े मतदाताओं की संख्या गायघाट में 9,299, औराई में 6,688, मीनापुर में 9,366, बोचहां में 9,476, सकरा में 5,836, कुडनी में 6,631, मुजफ्फरपुर में 9,317, कांटी में 7,629, बरूराज में 7,550, पारू में 7,356, साहिबगंज में 8,960। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। कोई भी मतदाता नीचे दिए गए लिंक के जरिए मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकता है। ऑनलाइन कैसे देखें अपना नाम? मतदाता अपने नाम और विवरण ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इसके लिए voterseci.government.in पर क्लिक करना होगा। फिर ऊपर लाल पट्टी में दिख रहा सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट रोल पर क्लिक करें। इसके बाद स्टेट नेम में बिहार सेलेक्ट करें। फिर दूसरे ऑप्शन में अपना EPIC नंबर डालें, नीचे कैप्चा डालकर सबमिट करें। फिर आप अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं। नई वोटर लिस्ट जारी होने से क्या होगा फायदा? नई मतदाता सूची का प्रकाशन सिर्फ एक दस्तावेजी कार्य नहीं है। इस लिस्ट के माध्यम से हर मतदाता सुनिश्चित कर सकता है कि उसका नाम सही विवरण के साथ शामिल है या नहीं। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने बीते महीनों में नाम दर्ज कराने, सुधार करने या गलतियों की शिकायत की थी। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पूरा होने के बाद ये लिस्ट सामने आई है। इस दौरान चुनाव आयोग ने लोगों को आपत्तियां दर्ज कराने, नाम जुड़वाने और त्रुटियां सुधारने का मौका दिया था। अब तक दर्ज आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया है और संशोधित लिस्ट आज जारी की गई है। लिस्ट में नाम ना हो या गलती रह गई हो तो क्या करें? वोटर लिस्ट में नाम या विवरण से जुड़ी समस्या पाए जाने पर मतदाता सीधे अपने बूथ लेवल ऑफिसर BLO से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 6 जो कि नया नाम जुड़वाने के लिए और फॉर्म 8 जो गलती सुधारने के लिए भरा जा सकता है। जिला स्तर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी DM भी इस प्रक्रिया पर नजर रखते हैं और लोग वहां भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुधार की प्रक्रिया चुनाव की अधिसूचना आने तक जारी रहेगी, यानी मतदाता लिस्ट को पूरा होने से अंतिम रूप में तब मिलेगा जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं की संयुक्तता पर जोर देते हुए कहा कि यह सिर्फ नीति का नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का विषय है। उन्होंने कहा कि जब तीनों सेनाएं एक ही स्वर, लय और ताल में कार्य करेंगी तब हम किसी भी प्रतिद्वंदी को हर मोर्चे पर जवाब दे पाएंगे। राजनाथ सिंह वायुसेना द्वारा तीनों सेनाओं में संयुक्तता पर आयोजित एक सेमिनार में बोल रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण रक्षा मंत्री ने कहा, जब ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि जब हमारी सेनाएं एकजुट होकर काम करती हैं तो इनकी संयुक्त शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं ने मिलकर काम किया जो हमारी सफलता में निर्णायक बना। उन्होंने कहा कि सेना, वायुसेना और नौसेना की प्रणालियों को एकीकृत करने से रियल टाइम ऑपरेशनल तस्वीर बनी, जिससे कमांडरों को सही और तेज फैसले लेने में मदद मिली। इससे स्थिति जन जागरूकता बढ़ी और अपनी ही सीमा में हमले जैसी गलतियों का खतरा कम हुआ। सिंह ने कहा कि इस सफलता को भविष्य के सभी अभियानों के लिए मानक बनाना चाहिए। संयुक्तता आधुनिक युद्ध की जरूरत। रक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति और पारंपरिक व अप्रत्यक्ष खतरों की जटिलता ने संयुक्तता को विकल्प नहीं बल्कि
आवश्यकता बना दिया है। थल, जल, आकाश, अंतरिक्ष और साइबर जैसे क्षेत्र परस्पर जुड़े हैं, इसलिए किसी एक सेवा की स्वतंत्र क्षमता पर्याप्त नहीं, संयुक्त शक्ति ही विजय की गारंटी है। उन्होंने कोलकाता में हाल ही में आयोजित कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उल्लेख भी किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं के बीच संयुक्तता और एकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया था। पुरानी मानसिकता बदलें। गौरतलब है, सेना के तीनों अंगों में संयुक्तता लाने की कोशिशें देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के दौर से ही जारी है, लेकिन सेनाओं ने इससे जुड़े हर विषय पर आम राय बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। इसके मद्देनजर राजनाथ ने जोर देकर कहा कि हम पुरानी एकता चलो रे वाली मानसिकता को तोड़ेंगे और एक साथ ज्वाइंटनेस की ओर बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि हर सैनिक, हर अधिकारी और कर्मचारी को यह समझना होगा कि संयुक्तता उनकी सुरक्षा, क्षमता और मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। तभी हम सेनाओं की क्षमताओं को एकीकरण और मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे। एक दूसरे से सीखें सेनाएं। राजनाथ ने कहा कि दशकों से हर सेना ने अपने अनुभवों के आधार पर निरीक्षण व ऑडिट प्रणाली विकसित की, लेकिन ये अवसर उसी सेवा तक सीमित रही। अब समय है कि इन संकीर्णता को खत्म कर साझा सीख और सामूहिक अनुभव पर जोर दिया जाए। उन्होंने चेताया कि विमानन सुरक्षा और साइबर युद्ध जैसे क्षेत्रों में मानकों में अंतर घातक सिद्ध हो सकता है। साथ ही स्पष्ट किया कि एकीकरण के दौरान हर सेवा की विशिष्ट परिस्थितियों और परंपराओं का सम्मान होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि संयुक्तता केवल संरचनात्मक सुधार से नहीं, बल्कि सोच में बदलाव से संभव है। इसके लिए सभी स्तरों पर नेतृत्व को लगातार संवाद करना होगा और परंपराओं का सम्मान करते हुए नई व्यवस्थाएं विकसित करनी होंगी। उन्होंने जोर देकर कहा, हम दूसरों से सीख सकते हैं, लेकिन हमारे समाधान भारतीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं और संस्कृति के अनुरूप होने चाहिए। तभी हम भविष्य के लिए तैयार, टिकाऊ और स्वदेशी प्रणालियां विकसित कर पाएंगे। बिहार में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार और क्षेत्रीय विकास को गति देने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए नवादा और पावापुरी को जोड़ने वाली नई रेल परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। ये रेल लाइन 25.10 किलोमीटर लंबी होगी और इसके निर्माण पर लगभग 492.14 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये प्रस्ताव भारतीय रेल द्वारा नई लाइनों के निर्माण के लिए निर्धारित अम्ब्रेला वर्क्स 2024 से 25 के अंतर्गत रखा गया था। इस नई रेल लाइन से नवादा को पावापुरी तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। बता दें, पावापुरी एक प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है, जहां प्रति वर्ष हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस परियोजना के पूरा होने से पावापुरी की कनेक्टिविटी सड़क मार्ग के साथ साथ रेल मार्ग से भी संभव होगी, जिससे सड़क यातायात का दबाव कम होगा। साथ ही पारसनाथ और जल मंदिर की भी यात्रा सुविधाजनक होगी। नवादा पावापुरी रेल लाइन से क्या होगा फायदा? नवादा पावापुरी नई रेल लाइन परियोजना से जैन सर्किट में धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। राजगीर और बिहार शरीफ से जुड़ाव और अधिक मजबूत होगा तथा नवादा, नालंदा, राजगीर क्षेत्र में यात्रा का समय कम हो जाएगा। पर्यटन के अलावा ये रेल लाइन सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नवादा क्षेत्र को नालंदा और प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही कादिरगंज के पारंपरिक रेशमी उद्योग को बड़े बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी और भागलपुर तक व्यापारिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलेगी। ये परियोजना नालंदा विश्वविद्यालय और बोध गया जैसे महत्वपूर्ण शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्रों तक पहुंच को भी सरल बनाएगी। निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और परियोजना के पूर्ण होने के बाद व्यापार और उद्योगों को भी लाभ पहुंचेगा। सांस्कृतिक विरासत को मजबूती। नवादा पावापुरी नई रेल लाइन न केवल धार्मिक महत्व को नया आयाम देगी, बल्कि शिक्षा, पर्यटन, उद्योग और सामाजिक आर्थिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। ये परियोजना संपूर्ण क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को मजबूती देते हुए विकास की नई गाथा लिखेगी। इस परियोजना की स्वीकृति पर नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने हर्ष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य रेल क्रांति का अनुभव कर रहा है। इस परियोजना के पूरा हो जाने से नवादा और नालंदा जिलों के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। तेज प्रताप यादव ने बीजेपी में लौटे भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह कलाकार हैं, उन्हें कलाकारी करनी चाहिए, कहां राजनीति कर रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा कि पवन सिंह हमेशा किसी न किसी सहारे रहते हैं। कभी वो लखनऊ में हमारे पैरों में गिरे रहते थे, अब किसी और के पैरों में गिरे हुए हैं। पवन सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक कलाकार हैं, वो कलाकारी करते हुए ही अच्छे लगते हैं। इधर पवन सिंह ने भी अपने अलग अंदाज में विरोध
विरोधियों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज कई लोगों के दिल पर सांप लौट रहा होगा, किसी न किसी के पैर में गिर रहे। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह के भाजपा और एनडीए के नेताओं से मिलने को लेकर कहा कि इन लोगों की यही काम है, वे कलाकार हैं। तेज प्रताप ने कहा, पवन सिंह जो भी हैं, कभी लखनऊ में हमारे पैरों में गिरे हुए थे और दोबारा चले गए अब और किसी के पैरों में गिरने के लिए। वो लगातार किसी न किसी के पैरों में गिर रहे हैं। उन्हें समझ में अभी नहीं आ रहा, उनकी बुद्धि और विवेक काम नहीं कर रहा है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो जानेंगे। पवन सिंह का विपक्षियों को करारा जवाब। विपक्षियों पर पलटवार करते हुए पवन सिंह ने एक्स पर बीजेपी नेताओं के साथ कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ई फोटो देखकर सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। तेज प्रताप ने पवन सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि वे कलाकार हैं, उन्हें कलाकारी करनी चाहिए, कहां से वे चुनाव में पड़ रहे हैं। ब्लैक बोर्ड के आने से हो रहा दबाव। तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी को लेकर कहा कि काफी लोग पसंद कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी जनता दल के लिए ब्लैक बोर्ड की चर्चा करते हुए इसके आने से बदलाव को कहा है। इसके पास सभी लोग शिक्षा के लिए आते हैं। उन्होंने कहा, हम लोग जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, हम लोग जमीन पर चलने वाले नेता हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को लेकर कहा कि महुआ में जनसुराज की गाड़ी से मेरा कार्यकर्ता घायल हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे लोगों पर हमला करवाने का काम किया जा रहा है। पवन सिंह का राजनीतिक सफर। लोकप्रिय भोजपुरी गायक को भाजपा ने पहली बार 2024 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल से मैदान में उतारा था। हालांकि बाद में पार्टी ने उन पर यह आरोप लगने के बाद उन्हें चुनाव मैदान से हटने के लिए दबाव डाला कि उनके संगीत वीडियो और गीतों में बंगाली महिलाओं को अभद्र तरीके से दिखाया गया है। पार्टी उन्हें बिहार से टिकट देने से मना करने के बाद राजपूत जाति से आने वाले पवन सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। उच्च जातियों का एक वर्ग, खासकर राजपूत, उनके समर्थन में जुट हो गया, जिससे क्षेत्र के कुशवाहा समुदाय में नाराजगी फैल गई और भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। टाटा कैपिटल को भारतीय बाजार रेगुलेटर यानी सेबी से शेयर बाजार में उतरने की मंजूरी मिलने के एक महीने से कुछ ज्यादा समय में इस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने सोमवार को अनिवार्य लिस्टिंग के लिए अपने अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल कर दिए हैं। इस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के आईपीओ में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 23 करोड़ शेयर बेचेगी, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 3.58 करोड़ शेयर और बेचेगा। कंपनी नई पूंजी जुटाने के जरिए 21 करोड़ शेयर भी जारी करेगी। मिलेनियम प्रॉफिट ने पहले ही इस ऑफर के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी थी। वर्तमान में टाटा सन्स के पास इस एनबीएफसी में पूरी तरह से डाइल्यूटेड आधार पर 88.6% हिस्सेदारी है, जबकि टाटा समूह की अन्य कंपनियों के पास 7% हिस्सेदारी है। आईएफसी के पास वर्तमान में कंपनी में 1.8% हिस्सेदारी के बराबर 7.16 करोड़ शेयर हैं। आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल टाटा कैपिटल का प्रस्ताव है कि नए पब्लिक इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग अपने टियर 1 पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए किया जाए, ताकि व्यवसाय के विकास से उत्पन्न होने वाली भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं, जिसमें आगे उधार देना भी शामिल है, को पूरा किया जा सके। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बीएनपी पारिबा, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इस निर्गम के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। टाटा कैपिटल ने बाजार में अपनी शुरुआत से पहले कोई प्री आईपीओ प्लेसमेंट की योजना नहीं बनाई है। आईपीओ की राह। पिछले महीने टाटा कैपिटल के बोर्ड ने राइट्स इशू के जरिए 1752 करोड़ रुपए और बॉन्ड के जरिए 30,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दी थी। इससे पहले कंपनी ने फरवरी के अंत तक राइट्स इशू के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाए थे। टाटा सन्स ने अपनी पूरी हिस्सेदारी खरीद ली, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन सहित अन्य छोटे शेयरधारकों ने इसमें भाग लिया। कंपनी ने कहा कि वो इस राशि का इस्तेमाल आगे और उधार देने और अपने लेवरेज रेशियो में सुधार के लिए करेगी। मिलेनियम प्रॉफिट ने पिछले महीने बताया था कि टाटा कैपिटल ने गोपनीय रूप से दायर किए गए ड्राफ्ट पेपर्स को देश के मार्केट रेगुलेटर ने मंजूरी दे दी है। टाटा समूह की वित्तीय सेवा शाखा लंबे समय से पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी कर रही थी और टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ विलय के लिए एनसीएलटी की मंजूरी मिलने के बाद बाजार नियामक के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल करने की योजना बना रही थी। लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली टाटा समूह की 17वीं कंपनी होगी। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए
टाटा की वित्तीय सेवा शाखा ने 3655 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 3327 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि इसकी आय 18,175 करोड़ रुपए से बढ़कर 28,313 करोड़ रुपए हो गई है। भारत और भूटान अब रेल नेटवर्क से भी जुड़ जाएंगे। दोनों देशों के बीच रेल कनेक्टिविटी को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने 2 अहम प्रोजेक्ट्स को मंजूर कर दिया है। ये जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार 29 सितंबर को दी। उन्होंने बताया कि 4033 करोड़ रुपए की कुल लागत से 2 नए रेलवे लिंक का निर्माण किया जाएगा। भारत भूटान के रिश्तों को मिलेगी मजबूती। पहला प्रोजेक्ट असम के कोकराझार और चिरांग जिले से भूटान के सरपंग जिले के गोलेफू तक नई रेल लाइन बनाने का है। इसकी लंबाई 69 किलोमीटर होगी, जिसके निर्माण में 3456 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरा प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से बनरहाट के भूटान से समत्से तक 20 किलोमीटर लंबी लाइन बनाने का है। इस पर 577 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोनों ही रेल लाइनों के बनने से भारत भूटान के बीच संपर्क और मजबूत होगा, साथ ही व्यापार, पर्यटन और लोगों की आवाजाही में आसानी होगी। ये दोनों के बीच रिश्ते को और मजबूत करने का भी काम करेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत भूटान रेलवे परियोजना का उद्देश्य भूटान के 2 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ना है। एक गोलेफू, जिसे माइंडफुलनेस सिटी, शांतिपूर्ण और आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है, और दूसरा औद्योगिक शहर समत्से है। दोनों परियोजनाएं कोकराझार और बनरहट में भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ी होंगी। 90 किलोमीटर की परियोजना। जानकारी के अनुसार कुल 90 किलोमीटर की परियोजना है, जिसमें 89 किलोमीटर रेल पटरियों का जाल बिछाया जाएगा। मंत्री ने कहा, भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भूटान का ज्यादातर निर्यात आयात व्यापार भारतीय बंदरगाहों के जरिए ही होता है। इसलिए भूटान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों को वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच देने के लिए भारत और भूटान के बीच अच्छी रेल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। यही कारण है कि ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसमें समत्से और गोलेफू की अहम भूमिका है, क्योंकि भूटान की आर्थिक विकास योजना में ये दोनों क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। 4 वर्षों में पूरा होगा प्रोजेक्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि कोकराझार गोलेफू रेल लाइन में कुल 6 स्टेशन, 2 महत्वपूर्ण पुल, 4 वायडकट ऊंचे पुल, 29 बड़े पुल, 65 छोटे पुल, 2 माल गोदाम, 1 रेलवे ओवरब्रिज और 39 रेलवे अंडरब्रिज होंगे। इसका कार्य 4 वर्षों में पूरा हो जाएगा। वहीं बनरहाट समत्से रेल लाइन का काम 3 साल में होगा। इसमें 2 स्टेशन, 1 बड़ा पुल, 24 छोटे पुल, 1 रेलवे ओवरब्रिज और 37 रेलवे अंडरब्रिज होंगे। पीएम मोदी के दौरे पर बनी थी प्रोजेक्ट की सहमति। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान भारत और भूटान ने मिलकर 2 नई रेल लाइनों की स्थापना पर सहमति जताई थी। इनमें से 16 किलोमीटर लंबा बनरहाट समत्से मार्ग पश्चिम बंगाल को भूटान से जोड़ेगा। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भूटान को पहली बार रेल संपर्क मिलेगा। भारत सरकार उठाएगी प्रोजेक्ट का खर्च। उन्होंने कहा कि दोनों रेल लाइनों को पूरा खर्च भारत सरकार करेगी। भारत की सीमा में आने वाले रेल लिंक का खर्च रेलवे मंत्रालय उठाएगा। वहीं भूटान की सीमा में आने वाले दोनों रेल लिंक का खर्च भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा उठाया जाएगा, जो भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत की सहायता का हिस्सा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना 2024 से 29 के लिए भारत ने 10,000 करोड़ रुपए की सहायता देने का वादा किया है। इसमें विभिन्न परियोजनाओं, सामुदायिक विकास योजनाओं, आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम और अनुदान शामिल हैं। ये राशि पिछली 12वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में दोगुनी है। परियोजना में कोई अन्य देश शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह द्विपक्षीय समझौते के आधार पर हो रहा है और इसमें किसी तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मिस्त्री ने साफ किया कि यह कदम चीन को सीधा संदेश है कि भूटान में भारत की साझेदारी मजबूत है और बाहरी दखल की गुंजाइश नहीं है। इस रेल लाइन से दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और भरोसा और गहरा होगा। साथ ही व्यापार और पर्यटन के नए रास्ते भी खुलेंगे। इसे भारत की रणनीतिक पहल माना जा रहा है। वंदे भारत ट्रेनों के अनुरूप डिजाइन किए जाएंगे रेल मार्ग। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बनरहाट समत्से रेल मार्ग में भूटान की तरफ लगभग 2.13 किलोमीटर और भारत की तरफ करीब 17.42 किलोमीटर लंबा हिस्सा होगा, जबकि गोलेफू रेल लाइन में भूटान की तरफ 2.39 किलोमीटर और भारत की तरफ 66.66 किलोमीटर का हिस्सा बनेगा। इन दोनों रेल लाइनों पर मालगाड़ियां और यात्री ट्रेनें दोनों चलेंगी। इनमें देश में लागू किए जा
जा रहे आधुनिक सिग्नल सिस्टम लगाए जाएंगे। रेल मार्ग को वंदे भारत ट्रेनों के अनुरूप डिजाइन किया जाएगा, यानी ये पूरी तरह विद्युतीकृत, तेज गति और आधुनिक तकनीक मानकों पर आधारित होगा। इन परियोजनाओं से भारी आर्थिक लाभ होगा, साथ ही रणनीतिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, जो अब जमकर बरस रहे हैं। कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश ने गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी है। तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी ने राजधानी और आसपास के शहरों नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद का माहौल सुहाना हो गया है। मौसम त्योहारों का है और बारिश ने लोगों को राहत की सांस दी है। पिछले कुछ दिनों से राजधानी और उसके आसपास के इलाके में गर्मी से लोग परेशान थे, पर कई इलाकों में सुबह से हुई बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि इस बार दशहरा बारिश के साथ मनेगा। मौसम विभाग के अनुसार 2 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना है। इन जगहों पर गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 1 अक्टूबर को भी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। अगर बारिश होती है तो भीषण गर्मी और उमस से भी राहत मिलेगी। इस दौरान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस वाला तापमान गिरकर 26 डिग्री पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में दशहरे पर यानी कि 2 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी बारिश का अनुमान है। 3 अक्टूबर को भी काले बादल छाए रह सकते हैं। 30 सितंबर को इन जगहों पर होगी भारी बारिश। आईएमडी ने रविवार को मौसम का जो अपडेट किया था, उसके मुताबिक खंबात की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव क्षेत्र की वजह से सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय क्षेत्रों में 30 सितंबर को बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। 2 अक्टूबर से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। दशहरे पर ओडिशा में बरसेंगे बादल। ओडिशा में 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन भारी बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के मुताबिक 1 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। कैसा है उत्तर प्रदेश का मौसम? उत्तर प्रदेश के लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। दिन में तेज धूप निकल रही है। आईएमडी के मुताबिक सितंबर का आखिरी दिन भी गर्मी और उमस से जलाएगा। कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश के आसार हैं। राज्य में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना नहीं है। 2 अक्टूबर के बाद से राज्य में भारी बारिश हो सकती है। कैसा है बिहार का मौसम? बिहार से भी मानसून की वापसी हो चुकी है। गर्मी और उमस से बुरा हाल है। दिन में तेज धूप पड़ रही है। रात में भी उमस से लोगों को जूझना पड़ रहा है। आईएमडी के मुताबिक 1 से 4 अक्टूबर को बिहार के ज्यादातर जगहों पर बारिश हो सकती है। 4 और 5 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। कैसा है राजस्थान का मौसम? राजस्थान के कई हिस्सों में 29 से 3 अक्टूबर तक आंधी बूंदाबांदी के आसार हैं, जबकि पश्चिमी जिलों में तापमान सामान्य से 3 और 5 डिग्री तक ज्यादा रह सकता है। गोवा में 1 अक्टूबर तक येलो अलर्ट। 1 अक्टूबर तक गोवा की राजधानी पणजी समेत राज्य के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने भारी बारिश का अनुमान जताते हुए कहा कि इस दौरान मौसम तूफानी रहेगा और हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जबकि तटीय इलाकों में हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। गोवा में शुक्रवार से ही बारिश हो रही है। शनिवार को पणजी समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति के लिए 20 पॉइंट्स प्रपोजल को स्वीकार करने के लिए हमास को 3 से 4 दिन तक डेडलाइन दी है। ट्रंप के इस प्रस्ताव में युद्ध विराम, 72 घंटों के अंदर हमास की तरफ से बंधकों की रिहाई, हमास के निष्क्रियकरण और गाजा से इजरायल की चरणबद्ध वापसी का प्रस्ताव है। वहीं इस प्रस्ताव में युद्ध के बाद के लिए एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी का भी प्रस्ताव है, जिसका नेतृत्व स्वयं ट्रंप करेंगे। अब बस हमास का इंतजार। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि वो हमास को अपनी शांति योजना पर प्रतिक्रिया देने के लिए करीब 3 से 4 दिन का समय देंगे। उन्होंने कहा कि बाकी सभी संबंधित पक्ष इस पर सहमत हैं और वो बस हमास का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, सभी अरब देश इस पर सहमत हैं और सभी मुस्लिम देशों ने भी इस पर रजामंदी जताई है। इजरायल भी इस प्रस्ताव पर सहमत हो चुका है। हम बस हमास का इंतजार कर रहे हैं और हमास या तो इसे लागू करेगा या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका अंत बहुत दुखद होगा।
हमास बोला, सोचकर बताते हैं। दूसरी तरफ हमास ने मंगलवार को कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा शांति योजना पर विचार करके प्रतिक्रिया देगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही योजना का समर्थन कर चुके हैं। अभी साफ नहीं हो सका है कि हमास इस योजना पर सहमत होगा या नहीं। योजना में कहा गया है युद्ध खत्म करने के बदले हमास को आत्मसमर्पण करके हथियार डालने होंगे। इसके अलावा योजना में फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय मदद भेजने और गाजा के पुनर्निर्माण का वादा भी किया गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल हमास युद्ध के दौरान 66,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने फिर किया हमला। एक तरफ शांति प्रस्ताव तो दूसरी ओर इजराइल ने मंगलवार को गाजा पट्टी पर हमला किया है। इस हमले में कम से कम 21 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इस बीच गाजा में लगभग 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के मकसद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना पर सवाल उठने लगे हैं। अल अवदा अस्पताल की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। यह घटना तब हुई जब पीड़ित नेत्रजिम में मानवीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। नेत्रजिम इजरायली नियंत्रण वाला गलियारा है जो उत्तरी और दक्षिणी गाजा को विभाजित करता है। पाकिस्तान के क्वेटा इलाके में मंगलवार को जबरदस्त धमाका हुआ। इसमें 13 लोगों की मौत होने की खबर है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान फौज की गाड़ी को निशाना बनाया गया। खबरों के मुताबिक धमाके में क्वेटा शहर में फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। इस विस्फोट में 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। धमाके से आसपास के मकान क्षतिग्रस्त साफ दिखाई दे रहा है। अचानक से बीच सड़क धमाका होता है और चारों तरफ धूल का गुबार छा जाता है। खास बात यह है, यह धमाका फ्रंटियर कोर के मुख्यालय के करीब होता है जो क्वेटा में झारगुन रोड पर स्थित है। धमाका इतना तेज था कि आसपास की बिल्डिंग के शीशे तक टूट गए। भीड़ भाड़ वाले रोड पर धमाका। रिपोर्ट में कहा गया धमाके के तुरंत बाद गोलियों की आवाज भी सुनी गई है। धमाके के बाद लोगों में डर का माहौल। स्थानीय अधिकारी धमाके की जांच करने में जुटे हैं। सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी वायरल हो रहा है जिसमें एक भीड़ भाड़ वाले इलाके पर धमाका होता दिख रहा है। धमाके की तीव्रता को देखते हुए इलाके के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। राहत और बचाव की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई और इस घटना में शामिल लोगों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। इंडोनेशिया में एक बड़ा हादसा हो गया है। स्कूल की एक इमारत ढहने से करीब 65 छात्र दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्कूल की इमारत जर्जर हालत में थी। घटना के 12 घंटे से भी अधिक समय बाद मंगलवार को भी छात्रों को बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। कंक्रीट के मलबे में फंसे छात्रों को ऑक्सीजन और पानी पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम मंगलवार सुबह भी फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इस हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, वहीं दर्जनों घायल हुए हैं। करीब 65 छात्रों के मलबे में दबे होने की आशंका है। स्कूल की बिल्डिंग ढहने से मलबे में दबे छात्र। यह हादसा पूर्वी जावा के सिदोआर्जो शहर में अल खोजिनी इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल में हुआ है। बिल्डिंग ढहने के बाद ही रेस्क्यू टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई थी। घटना के 8 घंटे से अधिक समय बाद पुलिस, सैन्यकर्मी और बचाव कर्मी 8 घायलों को बाहर निकालने में सफल रहे। वहीं कई शव और रेस्क्यू टीम ने देखे हैं जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। रेस्क्यू टीम बच्चों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। इस हादसे में बच्चों के परिवारों में हाहाकार मचा हुआ है। पीड़ित परिवार अस्पतालों और स्कूल की इमारतों के पास जमा हैं। वो अपने बच्चों को सही सलामत बाहर निकालने जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धूल से लथपथ बचाव कर्मियों ने जब एक घायल छात्र को इमारत के मलबे से बाहर निकाला तब उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। बोर्डिंग स्कूल परिसर में स्थापित कमांड पोस्ट पर लगे एक नोटिस बोर्ड पर मंगलवार सुबह तक 65 छात्रों के लापता होने की सूचना थी। इसमें ज्यादातर छात्र 7वीं से 11वीं क्लास के लड़के हैं जिनकी उम्र 12 से 17 साल के बीच है। प्लीज मेरे बच्चे को तुरंत ढूंढिए। बोर्ड पर अपने बच्चे का नाम देखकर एक मां बुरी तरह से फफक पड़ी। उन माता पिता की भी चीखें सुनाई दी जिनके बच्चों का नाम बोर्ड पर था। वो कह रहे थे, ओ गॉड, मेरा बेटा अभी भी दबा है, प्लीज हेल्प। एक बच्चे का पिता रेस्क्यू टीम के एक सदस्य का हाथ पकड़कर चीखने लगा, प्लीज मेरे बच्चे को तुरंत ढूंढिए। रेस्क्यू टीम के अधिकारी नानंग सिगिट ने कहा कि कंक्रीट के भारी स्लैब और अन्य मलबे की वजह से रेस्क्यू बिल्कुल भी आसान नहीं है। बचाव कर्मियों को परेशानी
झेलनी पड़ रही है। भारी उपकरण मौजूद थे लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा क्योंकि चिंता ये भी है कि डहाव और ज्यादा हो सकता है। फंसे लोगों तक पहुंचाया जा रहा ऑक्सीजन और पानी। सिगिट ने कहा कि मलबे में फंसे लोगों तक ऑक्सीजन और पानी पहुंचाया जा रहा है ताकि उनको जिंदा रखा जा सके। दबे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि रेस्क्यू टीम ने मलबे के नीचे कई शव देखे लेकिन उनका ध्यान उन लोगों को बचाने पर था जो अभी भी जीवित हैं। काजोल रानी मुखर्जी इन दिनों दुर्गा पूजा में पूरी तरह व्यस्त हैं। इनके दुर्गा पूजा पंडाल में बॉलीवुड के कई एक्टर्स को देखा जा सकता है। हाल ही में विदेश से भारत लौटी एक चर्चित एक्ट्रेस को भी यहां देखा गया। एक्ट्रेस के संस्कारों की चर्चा सोशल मीडिया पर काफी हो रही है। मुंबई में काजोल और रानी मुखर्जी मिलकर हर साल दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन करती हैं। इस बार भी दुर्गा मां की आराधना मुखर्जी परिवार मिलकर कर रहा है। इस दुर्गा पूजा में कई सेलेब्स शामिल हो रहे हैं। हाल ही में ट्विंकल खन्ना के अलावा एक नामी एक्ट्रेस भी काजोल के दुर्गा पूजा कार्यक्रम में शामिल हुई। इस एक्ट्रेस के संस्कार देखकर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं। जिस एक्ट्रेस की चर्चा हो रही है उसका नाम प्रियंका चोपड़ा है। वो सोमवार को ही भारत आई। मंगलवार को प्रियंका को काजोल और रानी मुखर्जी के दुर्गा पूजा पंडाल में देखा गया। सोशल मीडिया पर प्रियंका का पूजा वाला वीडियो वायरल है। वो भारतीय पहनावा पहने दिखी। जब पंडित जी ने पूजा शुरू की तो प्रियंका ने सिर पर चुन्नी को रख लिया। ये सब देखकर ही यूजर्स ने प्रियंका के संस्कारों की तारीफ की। यूजर्स का कहना है कि वो विदेश में रहकर भी अपने भारतीय संस्कारों को नहीं भूली हैं। दुर्गा पूजा में शामिल हुई ट्विंकल, रानी और काजोल संग दिखी। दुर्गा पूजा पंडाल में काजोल और रानी मुखर्जी के साथ ट्विंकल खन्ना को भी देखा गया। तीनों ने साथ में पेपराजी को फोटो क्लिक करवाए। इन तीनों काजोल और ट्विंकल खन्ना के साथ एक टॉक शो टू मच कर रही हैं। अपकमिंग एपिसोड में वरुण धवन और आलिया भट्ट से काजोल और ट्विंकल बात करेंगी। ये सेलेब्स भी काजोल की दुर्गा पूजा में हुए शामिल। काजोल और रानी मुखर्जी वाले दुर्गा पूजा पंडाल में जया बच्चन, रणबीर कपूर, डायरेक्टर अयान मुखर्जी के अलावा और भी कई बॉलीवुड सेलेब्स अलग अलग दिन पर मौजूद दिखे। सभी ने मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। नीला सूट और सिंदूर से सजी प्रियंका इस मौके पर ब्लू कलर का ट्रेडिशनल सूट पहनकर पहुंची। उन्होंने इसे मैचिंग दुपट्टे और सटल मेकअप के साथ स्टाइल किया। कानों में झुमके, साइड पार्टेड बन और माथे पर छोटी बिंदी ने उनके लुक को पूरा किया। सबसे खास बात यह रही कि एक्ट्रेस ने सिर पर दुपट्टा ओढ़ा और मांग में सिंदूर भी भरा, जिससे उनका एथनिक लुक और भी निखर गया। फैंस लगातार उनकी तस्वीरों पर कमेंट और तारीफ कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा का वर्क फ्रंट काम की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा इन दिनों दो बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। इनमें से एक है एस राजामौली की फिल्म SSM B29, जिसमें उनके साथ सुपरस्टार महेश बाबू नजर आएंगे। इसके अलावा वो क्रिश 4 में भी दिखाई देंगी, जिसमें उनका ट्रिपल रोल दर्शकों को देखने को मिलेगा। फिल्म का निर्देशन ऋतिक रोशन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अलावा भी प्रियंका के पास कई अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय फिल्में लाइनअप हैं। इन दिनों बिग बॉस 19 में एक इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वो अक्सर अपनी अमीरी के किस्से बाकी प्रतियोगियों को सुनाती हैं। सोशल मीडिया पर इन बातों के लिए ट्रोल भी हो चुकी हैं। अब राखी सावंत ने तान्या मित्तल पर तंज कसा है। हाल ही में दुबई से मुंबई लौटी राखी सावंत को रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा के सेट पर देखा गया। पेपराजी और मीडिया से बात करते हुए वो बिग बॉस 19 की प्रतियोगी तान्या मित्तल को लेकर काफी कुछ कहती दिखी। तान्या पर जमकर राखी सावंत ने तंज कसा है। राखी सावंत बोली, तुमसे ज्यादा खूबसूरत मेरी साड़ी है। राखी सावंत ने तान्या मित्तल को लेकर कहा, फेंकना बंद करो, मैं तुमसे बड़ी फेंकू हूं, तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो मेरी साड़ी है। तुम्हारी ज्वेलरी नकली है लेकिन मेरे डायमंड असली हैं। तुम बकलावा खाने दुबई में आती हो, मैं तो बकलावा एक तरह की मिठाई में तैरती हूँ। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में मेरे 5-6 फ्लैट हैं। फ्लैट इतने बड़े हैं कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए बाइक पे जाना पड़ता है। अपनी अमीरी को लेकर क्या थे तान्या मित्तल के दावे। बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल ने बताया है कि उनकी कई कंपनियां हैं। वो कॉफी पीने के लिए ग्वालियर से आगरा जाती हैं। साथ ही हर महीने उनके लिए बिस्किट लंदन से आता है। जब भी तान्या शो में ऐसी बातें करती हैं तो बाकी प्रतियोगी उस पर यकीन नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स का मानना है कि तान्या अमीर होने का दिखावा कर रही हैं। जो बातें वो अपने बारे में बता रही हैं उसमें से अधिकतर फेक हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताजा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिले
मिलेनियम न्यूज़ 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज़ 24 भी ज़रूर देखें। आप हमें एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस, एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉयड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज़ डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज़ 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।